हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग ए रियली वेल। मैम, कल हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है और हमें केमिस्ट्री की एक भी फॉर्मूला याद नहीं है। तो बस ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। आज मैं कराने वाली हूँ पूरी केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर हम सारे केमिस्ट्री के अंदर सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको भी केमिस्ट्री के फॉर्मूले भूल गए हो, अगर आपको भी याद नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखो लास्ट तक, आपको सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फेवरेट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। मैम, कैसे क्वेश्चन आता है मास परसेंटेज का? आपको ग्लूकोज दे देगा और बोलेगा ग्लूकोज में कार्बन का कितना मास परसेंटेज है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। कैसे? उसने बोला ग्लूकोज में हाइड्रोजन का कितना मास परसेंट है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। सेकेंड आता है आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन निकालना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A1 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस A2 इंटू वाई अपॉन 100। वो क्या बोलेगा? आपको दो एलिमेंट दे देगा, उसके परसेंटेज दे देगा, ठीक है, परसेंट ऑफ अबंडेंस दे देगा, उसका एटॉमिक मास दे देगा और आपको बोलेगा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जो सेकंड फॉर्मूला मैं आपको बताया है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आते ही आता है एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में। थर्ड है मोल के फॉर्मूले। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो मोल के फॉर्मूले। मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको वेट गिवन हो या वेट निकालना हो तो आप मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका मोल का फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। कब लगाओगे इसे? जब वेट पूछा हो या फिर दिया हो। सेकेंड है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल में आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो जब भी बच्चों आपसे एटम का नंबर पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, आयंस पूछे, ठीक है, तो आपको मोल दिया हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन में मान लो मोल दिया हो और आपसे एटम पूछ ले, मॉलिक्यूल्स पूछ ले, आयंस पूछ ले, तो आप मोल का सेकेंड फॉर्मूला लगाओगे। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल में क्या आएगा? आपके एटम्स भी आ जाएंगे, आयंस भी आ जाएंगे और मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। उसमें आप एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड कर दोगे। ये मोल का सेकेंड फॉर्मूला होता है। मोल का थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया हो, पूछा हो, मोल निकाला हो, तो आप मोल का थर्ड फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये जो मोल का थर्ड फॉर्मूला होता है ना, ये सिर्फ एनटीपी और एसटीपी पर ही वैलिड होता है। तो क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोलेगा कि मोल निकालने हैं, वॉल्यूम इतना दिया रखा है, उसमें आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, वॉल्यूम दिया है 22.4 से आप डिवाइड कर दो। याद रखना, एक बार देख लेना, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तभी आप 22.4 का डिवाइड करोगे, अगर ml में दिया होगा तो 22,400 का डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए 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 जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके क्वेश्चन में ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो या ग्राम आयंस लिखा हो, साथ साथ में लिखा हो, मेरी बात को फिर से सुनो, अगर ग्राम एटम साथ में दिया हो, ग्राम मॉलिक्यूल साथ में दिया हो, ग्राम आयंस साथ में दिया हो, तो बच्चों इसका मतलब मोल दिया है उस क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया है? मोल दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर उसने पूछा, मान लो उसने बोला आपसे, उसने कोई फॉर्मूला दे दिया आपको और उसमें बोला कि इसके कितने एटम होंगे वो निकालो,
ठीक है। उसने मान लो कैफीन दे दिया आपको, उसने कैफीन दे दिया और उसमें आपको पूछता है वो कि उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो पहले मोल निकालोगे, मोल के 3 फॉर्मूले आपको दिए हैं, उसमें जो भी उसको गिवन दिया हो, अगर वेट दिया है तो पहला फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो सेकंड फॉर्मूला, और अगर वॉल्यूम दिया है तो थर्ड फॉर्मूला। मोल निकाल दोगे, उसके बाद में क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो डायरेक्ट ही रख लेना, और अगर नहीं दिया है तो आप सेकंड फॉर्मूले से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले कैलकुलेट करना, ठीक है। 6 फॉर्मूला वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब वेपर डेंसिटी जो होती है एक गैस की डेंसिटी होती है जो कि हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। मॉलिकुलर वेट का एक फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी से निकाल देते हैं। 7th है आपका फॉर्मूला, कभी कभी इसके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या देगा, एलिमेंट दे देगा वो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट दे दिए, उसमें आप परसेंट दे देगा वो, परसेंट ऑफ एलिमेंट गिवन देगा, उसमें आप पहले क्या करोगे, उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, तो परसेंट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट आ गया सेकेंड स्टेप में। इसमें आप देखोगे जो सबसे छोटा होगा, परसेंट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास में सॉरी परसेंट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास में आप देखोगे जो सबसे छोटा होगा ना, उसमें आप तीनों का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, बस वही आपका सिंपल रेशो आ जाएगा। उसके बाद में आप निकालोगे मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करके, जिसमें n कैसे निकालते हैं, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों मॉलिकुलर वेट नहीं देता है, वो वेपर डेंसिटी दे देता है, तो आप मॉलिकुलर वेट की जगह कैसे लिखोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपकी जो दी होगी तो उसका 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट का डिवाइड कर देना। नेक्स्ट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या होता है, इक्वेशन दे देता है वो, लंबी चौड़ी इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा, उसमें आपके 2 रिएक्टेंट के मोल्स दे दिए उसने मान लो, और वो पूछता है कि प्रोडक्ट में कितने मोल आएंगे। अरे यार, हमें ये तो पता था स्टोइकियोमेट्री से कि अगर 1 मोल दिया है तो स्टोइकियोमेट्री से 1 का 2 मिल रहा है, तो जितने मोल दिए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ तो दोनों के मोल दे दिए, मान लो रिएक्टेंट के अंदर 2 रिएक्टेंट हैं उसमें, तो उसने दोनों मॉलिक्यूल के दे दिए हैं, उसने मोल दोनों के दे दिए। तब कैसे, तब आप निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, जहाँ से आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे और उसमें जो मिनिमम होगा वहीं से आप प्रोडक्ट निकालोगे। मान लो मेरे पास है N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको, हमारे पास दिया है N2 3H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया दिए, यहाँ पर इसके भी मोल दिए हैं, इसके भी मोल दिए हैं, इसके मोल पूछे हैं, तो इन दोनों में से जिसका लिमिटिंग रिएजेंट कम आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट के मोल निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। आयनिक कंपाउंड का निकालना है तो मॉलिकुलर वेट का डिवाइड कर दो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज से। अगर किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिकुलर वेट का किससे डिवाइड करोगे, चार्ज ऑफ आयन से डिवाइड करोगे। अगर किसी एसिड का निकालना है तो बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, और अगर किसी बेस का निकालना है तो एसिडिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर रेडॉक्स रिएक्शन में आपको निकालना है तो वहाँ पर आपको चेंज निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का पर मोल के अंदर, उसका डिवाइड करोगे मॉलिकुलर वेट का, तब आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। कभी कभी इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक बार इसको ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में मैंने वही फॉर्मूले आपको बताए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के जो टर्म होते हैं ना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कल आएगा ही आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेना। सेकेंड फॉर्मूला है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी वो मोल्स ना देकर क्वेश्चन में डेंसिटी दे देता है बच्चों, क्या दे देता है, डेंसिटी दे देता है, तो उसका मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, आपका मोलैरिटी आ जाएगा।
थर्ड फॉर्मूला होता है मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। यूनिट बताएगा कोई मुझे मोलैलिटी की यूनिट क्या है? मैंने अपने डिटेल लेक्चर में बताई हुई है। अगर आपने पहले डिटेल लेक्चर नहीं देखे हैं तो परेशानी हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, कल आपको एग्ज़ाम देना है तो मैं बोलूँगी ये आप वीडियो देख कर जाओ, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका एक फॉर्मूला है मोलैलिटी का, ठीक है। कभी कभी वो ग्राम में दे देता है तो ऊपर 1000 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा? कि सब हवा से ऊपर से ही जा रहा है? आ रहा है ना? चलो अब बात करते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन क्या होता है। कभी कभी वो क्या पूछता है, मोलैरिटी दी होती है और मोलैलिटी पूछी होती है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू MT अपॉन 1 प्लस M MW बाय 1000। एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है मोलैलिटी दी होती है, मोलैलिटी पूछी होती है और मोलैरिटी दी होती है, तब क्या लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी दी हो तो कैसे निकालोगे? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लगाओगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कभी कभी नॉर्मेलिटी पूछता है लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं देता, मोलैरिटी दे देता है, तो आप कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? H2SO4 का कितना वैलेंसी फैक्टर होता है? 2, ठीक है। HNO3 का कितना वैलेंसी फैक्टर होता है? 1। ये होता है वैलेंसी फैक्टर। मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो कैसे निकालोगे? कंपोनेंट के मोल अपन टोटल मोल, आ गया जी मोल फ्रैक्शन। फिर आ जाते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट पे। देखो अगर परसेंटेज दिया है ना बच्चों तो ऑलवेज आप 100 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर ppm दिया हो तो क्या करोगे? 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि ppm बाई मास दिया है तो याद रखना कंसंट्रेशन में मैंने पहले भी बताया है कि जब मास दिया होता है ना तो मास ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। फिर से सुनो, अगर कहीं अटक भी रहे हो, कोई फॉर्मूला भी नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक याद कर लो, ऑलवेज ऊपर सॉल्यूट आएगा और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आएगा। बस ये ट्रिक पकड़ के चलना, लास्ट तक काम आएगी ये ट्रिक। तो अब यहाँ पर पूछा है ppm बाई मास, तो मैंने अभी बताया ppm मतलब 10 की पावर 6 से करना है। मास पूछा है उसने तो ऊपर भी मास आएगा और नीचे भी मास आएगा। और आप लोगों को पता है ऊपर किसका मास आता है? अभी बताया, ऊपर सॉल्यूट का आता है और नीचे सॉल्यूशन का आता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ppm दिया हुआ है तो 10 की पावर 6 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। रिवाइज हो गया ppm बाई मास का फॉर्मूला। चलिए अब बात कर लेते हैं ppm बाई स्ट्रेंथ। मैंने अभी बताया था ऊपर क्या आता था? सॉल्यूट आता था, वेरी गुड। और नीचे क्या आता था? सॉल्यूशन आता था। तो स्ट्रेंथ बच्चों होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है स्ट्रेंथ। तो मैंने अभी बताया ऊपर क्या आता था? सॉल्यूट। मैंने बोला था लास्ट तक पकड़ के चलना इस बात को, ऊपर क्या आता था? सॉल्यूट, नीचे क्या आता था? सॉल्यूशन। तो अगर ऊपर सॉल्यूट आता था तो मास किसके आएंगे? सॉल्यूट के आएंगे। और अगर नीचे वॉल्यूम आ रहा है तो उसका मतलब क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलिए अभी मैंने बताया स्ट्रेंथ क्या होती है? वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी बच्चों वो आपसे स्ट्रेंथ पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो वेट नहीं देता ना वॉल्यूम देता, वहाँ पर आपको मोलैरिटी दे देता है। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर नॉर्मेलिटी देता है तो वो के साथ इक्विवेलेंट वेट देगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, नॉर्मेलिटी का मल्टीप्लाई कर देना इक्विवेलेंट वेट के साथ। चलिए 10th फॉर्मूला है। कभी कभी वैसे ये आयनिक स्ट्रेंथ नहीं आता लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लो, क्या पता आ जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ समेशन ऑफ CZ², जहाँ पर C होती है कंसंट्रेशन और Z होता है किसी भी आयन का चार्ज। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन दिखाई देगा। टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करेगा? एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कैसे पूछते हैं क्वेश्चन?
क्वेश्चन में आपको बोलता है कौन सा इसमें से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कौन सा इसमें टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। एक ट्रिक बता देती हूँ, जहाँ जहाँ वॉल्यूम आ रहा है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जहाँ जहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक है, याद रखना है इसको। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होगी, जहाँ वॉल्यूम नहीं आया। तो देख लो, क्या मोलैलिटी में वॉल्यूम आया था, नहीं आया था। क्या मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम आया था, नहीं आया था। क्या परसेंट बाय वेट में आया था, नहीं आया था। क्या ppm बाय वेट में आया था, नहीं आया था। तो ट्रिक याद रखना, अगर वॉल्यूम आ रहा है उसके फॉर्मूले में या फिर उसके अंदर कहीं भी आ रहा है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। आपके 2 चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। 2 चैप्टर रिवाइज हो गए। चलिए, थर्ड होता है, कभी कभी क्या करता है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछ लेता है, और आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछेगा, उसमें आपको एटॉमिक मास दे देगा, कोई एलिमेंट दे देगा। मान लो उसने दे दिया एल्यूमिनियम दे दिया, ठीक है, और वो पूछता है एल्यूमिनियम का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालो। तो आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना भी अगर क्वेश्चन में दिया हो वो उसका मास देगा, तो उसका एटॉमिक मास की पावर 1/3 और R0 में मल्टीप्लाई कर देना। मैम ये R0 क्या है, R0 होती है 1.33 फर्मी मीटर। ठीक है, चलिए, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्डर पूछ लेता है स्पेसिफिक चार्ज का। तो मैं जल्दी से रिवाइज करना था इसलिए मैं बता देती हूँ, इसको याद करके जाना आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, और फिर अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। पता है ना सबको अल्फा पार्टिकल क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है C = न्यू लैम्डा का। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पूछिए तो C/λ कर दो, वेवलेंथ पूछिए तो C/न्यू कर दो। अगर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वेव नंबर आ जाएगा, है ना। अगर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। तो इनमें से भी क्वेश्चन आता है, मैं वही फॉर्मूले लेकर आई हूँ जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला शीट भी अगर आप करके चले गए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका E = hν, E = hc/λ। अगर आपसे फोटॉन्स पर सेकेंड पूछता है तो उसकी पावर दी होगी उसमें, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे P/hν या फिर P/λ/hc। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो उसकी टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एनर्जी की रख लो hν और वर्क फंक्शन को hν0, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अगर लैम्डा वाला फॉर्मूला रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बोहर में से देखने को मिलेगा। कल आके इसी वीडियो पर कमेंट करके जाना कि मैम आपने जो बोला था ना कि एक क्वेश्चन इधर से मिलेगा, उसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस पूछता है, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, 0.529 n²/z। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आएगा। ठीक है, अगर वो मीटर में बोल रहा है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना। वेलोसिटी पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2.188 × 10⁶ Z/n। अब Z/n तो नहीं बताना मुझे इतना, भाई कल एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, पता है कि नहीं पता, फिर भी बता दे रही हूँ। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब n आप लोग बताओ क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी, देखते हैं कितना पढ़ा हुआ है आपने। नेक्स्ट है टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। अगर आपसे टाइम पूछा है तो क्या आप फॉर्मूला लगाओगे, 1.52 × 10⁻⁻16 n³/z²। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी हो तो आप लगाओगे 0.657 × 10⁻16 z²/n³ सेकेंड इनवर्स। और अगर एनर्जी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला फेमस है, -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है बच्चों, वो 2 ऑर्बिट दे देगा। ठीक है, 2 ऑर्बिट में बोलेगा इतनी, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
ऑर्बिट का पता लगाना है। मान लो उसने 2 क्वेश्चन दिया, आगे एक फॉर्मूला आएगा रेडवर्क यूनिट का, उसमें आपको इसकी बहुत हेल्प करेगी कि कैसे पहचानेंगे ऑर्बिट। मान लो उसने सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला, तो कैसे निकालोगे ऑर्बिट? उसने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो कैसे निकालोगे ऑर्बिट? जो भी एक्साइटेड स्टेट बोला है उसमें +1 का आप क्या कर दो, +1 कर दो उसमें, तो उसकी क्या निकल आएगी? ऑर्बिट। रेडवर्क फॉर्मूला वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेडवर्क फॉर्मूला में क्या बोलेगा, कल क्वेश्चन आएगा इसमें से, वेव नंबर निकालने को पूछ लेगा या फिर लैम्डा निकालने के लिए पूछ लेगा। तो कैसे निकालोगे? R(Z²/1/N1² माइनस 1/N2², ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप अपना लैम्डा निकाल लोगे, जहाँ पर 1/R की वैल्यू होगी 912 एंगस्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ लेता है, तो उसका फॉर्मूला होता है N2 - N1 N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। डबल नेचर प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रॉगली, लैम्डा = H/P। P क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। क्या फॉर्मूला बताया था मोमेंटम का? mv, इसलिए एक और फॉर्मूला आ गया H/mv। इलेक्ट्रॉन के केस में अगर पोटेंशियल दिया हो, प्रोटॉन के केस में अगर पोटेंशियल दिया हो, और अल्फा पार्टिकल के केस में अगर पोटेंशियल दिया हो और उसने लैम्डा पूछा हो, तो भाई पूरी कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, इतना टाइम नहीं होता है, डायरेक्ट याद कर लो। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो 12.27/√v, v क्या है? पोटेंशियल है इधर। अगर प्रोटॉन का पूछा है तो 0.286, और अगर अल्फा पार्टिकल का पूछा है तो 101/√v, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको याद कर लेना, एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको भी याद कर लो। अब वो क्या पूछता है, कभी कभी डबल नेचर और बोर एटॉमिक मॉडल्स में से वो आपको एक रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2πr = n लैम्डा। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका आपका फॉर्मूला आता है ΔX.ΔP इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल होता है H/4π के। यहाँ पर ΔX जो होता है उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और ΔP क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्वेश्चन में गिवन होगा, आपके में कोई नीट की तरह बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल का नहीं आता, ठीक है। इसी पूछेगा, सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले से पूछेगा, या तो आपको पोजीशन पूछ लेगा या इसमें से कोई पूछ लेगा या मोमेंटम पूछ लेगा बस। लेकिन वहाँ पर बाकी सारी यूनिट आपको दे दिया होगा, क्वेश्चन में अंदर दिया होगा, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना और आ जाएगा, ठीक है। क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करके जाना, अभी तक रिवाइज नहीं करा है तो अभी रिवाइज कर लो एक बार क्वांटम नंबर, ठीक है। जहाँ पर जो n है वो क्या शो करता है? नंबर ऑफ शेल शो करता है। क्या शो करता है? नंबर ऑफ शेल शो करता है। शेल क्या होती हैं? KLMN। तो शेल को ऑलवेज काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4 से। इसके बाद L शो करता है सब शेल को। सब शेल क्या होती है? SPDF। तो हमेशा याद रखना, सब शेल ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती हैं। M ऑलवेज डिसाइड करता है ऑर्बिटल को, एंड S डिसाइड करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। टोटल नोड कैसे निकालोगे? n-1 से। रेडियल नोड कैसे निकालोगे? n-l-1। L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब अगर एंगुलर नोड पूछा हो तो डायरेक्ट n-1 कर दो। अगर मान लो उसने बोला है थर्ड शेल में कितने एंगुलर नोड होंगे, तो कितने एंगुलर नोड आ जाएंगे? 2। कैसे निकाला? थर्ड -1। चलिए, एक और चैप्टर कंप्लीट होता है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से जल्दी से कंप्लीट करना है हमें। केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन दिस चेंज। तो इससे क्या आ जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? मान लो ये इक्वेशन दी है A + 2B गिव्स C, तो रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे निकलती है कि R = K। यहाँ पर K क्या है? रेट कांस्टेंट, A एंड B की पावर 2, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ के अंदर बेटा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर A की पावर 1 हो और यहाँ पर B की पावर 2 हो, बस यही होता है रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा। K की यूनिट पूछ लेता है, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में पूछिए तो इस फॉर्मूले से निकालना। यूनिट 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 किसकी यूनिट? रेट कांस्टेंट की। किसकी यूनिट? रेट कांस्टेंट की। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में पूछा है तो क्या निकालोगे? मोल
लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। और अगर प्रेशर के टर्म में पूछा है तो एटीएम जो कि प्रेशर की यूनिट है 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताती है, कभी कभी ये पूछ लेता है आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन किस में होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। तो आर्हेनियस इक्वेशन आती है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, लॉग के टर्म में आती है लॉग 10 बेस K इज इक्वल टू लॉग 10 बेस ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। जो बच्चों बीएससी नर्सिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सारे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला देगा और आपको पुट करनी है जो भी उसने वैल्यू दे रखी होगी। तो फॉर्मूला ढंग से एक बार रिवाइज कर लो। अगर वो बोलता है कि कोई भी रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 40 डिग्री सेल्सियस कर दी है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो कैसे बताओगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, 2T2 माइनस T1 बाई 10। जैसे कि 40 से 10 डिग्री सेल्सियस कर दी है, ठीक है, मान लो मैं उल्टा कर रही हूँ, तो आप T2 रखो, T1 रखो और डिवाइड कर दो 10 से, फिर उसका 2 का ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना। कभी कभी क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी दे देता है और उसमें आपको एंथैल्पी निकालनी होती है। तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड उसमें देगा, तो आप डेल्टा एच निकल आएगी। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, याद रखना याद रखना याद रखना, अगर इसमें से क्वेश्चन आ रहा है ना तो सिर्फ इन दोनों में से ही आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन बच्चों याद रखना इसकी हाफ लाइफ डिपेंड करती है। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई फलाना ठिकाना इतना दिया हुआ है, उसका रेट कांस्टेंट इतना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो रेट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं बता दे रही हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से टिक करना। ऐसे क्वेश्चन तो नीट में भी आ जाते हैं। ठीक है, मान लो उसने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू मान लो 2 पॉइंट समथिंग दे दी है, अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे अगर जीरो ऑर्डर के लिए पूछता है, आर नॉट बाई 2 कैसे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड वैल्यू होती है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है 2.303 log 10 बेस आर नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, और अगर हाफ लाइफ पूछा है तो उसका बस 0.693 और रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, इधर से आपकी हाफ लाइफ आ जाएगी। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। एक और चैप्टर आपका फिनिश होता है, समझ में आ रहा है, रिवाइज हो रहे हैं फॉर्मूले, तो हमें बहुत मिनिमम टाइम के अंदर हम पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। चलो बातें नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक में इंटरनल एनर्जी अगर पूछी हो तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी कर देना, आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। वर्क डन अगर उसने इरिवर्सिबल पूछा है, बच्चों याद रखना 2 पॉइंट आते हैं, उसमें गलती कर दोगे, देख लेना एक बार क्वेश्चन में इरिवर्सिबल पूछा है कि रिवर्सिबल पूछा है। अगर इरिवर्सिबल पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और अगर उसने रिवर्सिबल पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस 2.303 NRT log 10 बेस V2 y V1। अगर उसने प्रेशर के टर्म में पूछा है तो P1 y P2 कर दोगे। कभी कभी एंथैल्पी पूछ लेता है, या फिर इसमें 2 यूनिट दे देगा और किसी तीसरी यूनिट की पूछ लेगा। ठीक है, तब भी ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। पॉइजन रेशियो क्या होता है, CP अपॉन CV। बच्चों कभी कभी कैलोरीफिक वैल्यू पूछ लेता है, तो उसमें आप कैसे निकालोगे, कंबशन की एंथैल्पी दी होगी क्वेश्चन के अंदर और मोलिकुलर वेट दिया होगा, तो उससे आप कैलोरीफिक वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, देखो जब भी है ना रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो, बॉन्ड एनर्जी दिया हो, 3-4 इक्वेशन दी हो, ऑलवेज क्या करना, आप हेस लॉ तो जानते हो ना, नहीं जानते हो तो एक बार मेरा लेक्चर देख लो थर्मोडायनेमिक्स का, आपको पता पड़ जाएगा। आपको कुछ भी पूछा हो, पहले तो ये डिपेंड करना, जब आप ये वाले क्वेश्चन निकालोगे ना, इसमें ये आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये नहीं देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है।
ये क्वेश्चन वैसे निकलता है, देखते हैं उसमें कि क्वेश्चन में दिया क्या है। कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना, लेकिन 2 यूनिट याद रखना, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए, एंट्रोपी कोई बताएगा एंट्रोपी क्या होती है? मुझे कोई बताएगा एंट्रोपी क्या होती है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, कल तो आपका एग्ज़ाम है। कोई बताएगा मुझे एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव, रेंडमनेस। क्या होता है? रेंडमनेस, बिखरा बिखरा सा होना, ठीक है। तो एंट्रोपी के मैं कुछ पॉइंट भी ले आई हूँ उसमें, तो फॉर्मूला के अलावा कुछ पॉइंट है, याद कर लो। एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की होती है, लिक्विड से ज़्यादा गैस की होती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। कभी कभी एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 2.303 NCV log 10 बेस T2/T1। मान लो उसने CV नहीं दिया है, CP दिया है, तो आप CP लगा देना। वैसे ये नहीं पूछेगा, ये तीनों याद रखना, इसी में से आएगा अगर एंट्रोपी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है 2.303 RT log 10 बेस K। यहाँ पर K क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए, थर्मोडायनेमिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के पास एक और चैप्टर बचा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना। ट्रिक बताऊं? बताओ, किसी को बताना नहीं है ट्रिक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी पूछे, अगर प्रेशर, वैसे प्रेशर नहीं देता, मैं आपको बता रही हूँ क्या देता है, कंसंट्रेशन देगा। उसने रिएक्शन दे दी और उसने बोल दिया इतनी इतनी उसकी वैल्यू दे दी। तो ऑलवेज जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो आप क्या करो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपस में डिवाइड कर दो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड के फॉर्म में देगा, तो के फॉरवर्ड का डिवाइड कर दो के बैकवर्ड से, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। हो जाएगा ना रिवाइज? मैं ट्रिक भी बता रही हूँ इसमें। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना 2 तरीके से निकालते हैं। एक हम निकालते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में और एक हम निकालते हैं प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है। कंसंट्रेशन के फॉर्म में जब हम निकालते हैं तो उसको के से डिनोट करते हैं, KC से डिनोट करते हैं। और जब हम प्रेशर के फॉर्म में निकालते हैं तो उसको हम ATM की पावर में, मतलब KP से डिनोट करते हैं। सुनो, कंसंट्रेशन से निकालते हैं तो KC, और अगर प्रेशर के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो KP। जो हम KC निकालेंगे तो उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा NG। और जब हम प्रेशर की फॉर्म में निकालेंगे तो ATM की पावर डेल्टा NG। अरे यार मैम, डेल्टा NG नहीं पता ना? सुनो, डेल्टा NG कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट दी होगी, मान लो कोई इक्वेशन दी है, ये दे रही, मैं लेके आई हूँ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, इसको बोलते हैं स्टोक्यूमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? स्टोक्यूमेट्री। तो प्रोडक्ट की जो स्टोक्यूमेट्री है, इन दोनों को सम करके रिएक्टेंट की स्टोक्यूमेट्री में से माइनस कर दो, आपका डेल्टा NG आ जाएगा। अगर KP और KC की वैल्यू निकालने को पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करो, अभी मैंने बताया ना डेल्टा NG, डेल्टा NG की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो KP KC के इक्वल होगा। अगर डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो KP बड़ा होगा KC से, और अगर डेल्टा NG की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो KC बड़ा होगा KP से, ठीक है। देखो मैं इक्वेशन भी लेकर आई हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था आर्रीनियस इक्वेशन। मुझे कोई बताएगा आर्रीनियस इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? अभी पढ़ी है जस्ट। ये क्वेश्चन आता है फिर मत कहना कि मैम नेगेटिव हो गया। आर्रीनियस इक्वेशन होती है जब हम एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन किसके साथ देखते हैं? टेम्परेचर के साथ देखते हैं। और वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगी यार, तुम लोग बताओ। वांट ऑफ इक्वेशन यहाँ पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AE माइनस डेल्टा H/RT। मतलब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हम टेम्परेचर से देखते हैं तब आती है वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर लॉग की वैल्यू में आपको कैलकुलेट करने को बोलता है, वैसे जहाँ तक ये नहीं देगा, सिर्फ अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा। लिख लो, अभी लिख लो कि मैडम ने बोला था, कल आके बता देना ना यार कि किस में से आया है। मैं बता तो रही हूँ आपको, कल आप कमेंट कर देना मुझे आकर, ठीक है। log 10 बेस K इज इक्वल टू log 10 बेस A माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 RT। और कभी कभी क्या देता है, वो 2 टेम्परेचर दे देता है और उसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेता है, तो अब इस तरीके से वैल्यू आप निकाल देना, ठीक है।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक और बात याद रखना, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हो? डिसोशिएट मोल जो डिसोशिएट हो गए और अपॉन टोटल मोल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी बताया, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, और बैकवर्ड रिएक्शन अगर हमें प्रेफर करनी है, मतलब अगर हमें बैकवर्ड में रिएक्शन बढ़ानी है तो भी टेम्परेचर को बढ़ा दो, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए बैकवर्ड रिएक्शन में बढ़ेगी। सुनो, कंफ्यूज हो रहे हो ना, रुको। टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मुझे ये बता दो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जानते हो क्या होता है? एंडोथर्मिक और क्या होता है एक्सोथर्मिक? सुनो, फटाफट से रिकॉल करो। एंडोथर्मिक बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन को मुझे अगर ब्रेक करना है तो मुझे इसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? अगर मान लो ये है, ठीक है, एक ही पेन ये है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, इन दोनों बॉन्ड को अगर हमें ज्वाइंट करना है, मुझे बनाना है, ये बॉन्ड बनाना है मुझे, तो ये प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। प्रेशर बढ़ाने पर वहाँ इक्वेशन जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, और वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर की जस्ट अपोजिट होता है। एक कभी कभी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वैसे नहीं पूछेगा आपके उसमें नहीं पूछता, नीट में पूछ लेता है। तो सॉल्युबिलिटी की एक यूनिट थी केपी, मान लो पूछ ले तो आप ये वाला इक्वेशन लगा देना, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हमारा ख़त्म होता है एक और चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी पूछ लेगा, NFE सेल से निकाल देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेता है SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो SOP के। अगर मुझे बताओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कब जरूरत होती है, रिडक्शन में या फिर ऑक्सीडेशन में, बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन EMF का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कैसे निकालोगे? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। मैम लेकिन अगर SOP दिया हो तो कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, कैथोड का अगर SRP दिया है ना, SRP दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर SOP दिया है ना तो क्या करना? माइनस लगा देना, जो SOP की यूनिट दी है उसके आगे माइनस लगा देना, आपका EMF आ जाएगा। कभी कभी वेट पूछ लेता है वो, तो EQ/96500 से आप वेट निकाल देना। नेक्स्ट इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट इक्वेशन में आप कैसे निकालोगे? E=E0 - RT/NT RT/NF log E बेस की पावर P की पावर X अपॉन R की पावर Y, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है, KSP X की पावर X, Y की पावर Y, X की पावर X प्लस Y। मैम X और Y क्या है? आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें जो एटम्स के नंबर होंगे ना, नंबर जो होंगे, आइंस के नंबर होंगे, वही है X और Y। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में से। कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, और जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो किसके? कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है? रेजिस्टिविटी के, ठीक है। तो इस कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है L/RA। मोलर कंडक्टिविटी K×1000/m। m क्या है? मोलैरिटी। कभी कभी मोलैरिटी नहीं देता तो नॉर्मेलिटी कर दो, क्या जा रहा है। एक ये रिलेशन आता है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। एक ही कॉन्सेप्ट आता है जब हम डाइल्यूशन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करने पर ऑलवेज कंडक्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कंडक्टेंस बढ़ता है। कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और डेल्टा M और डेल्टा EQ भी क्या होता है? बढ़ता है। ज़्यादातर आपके कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पूछता है, तो याद रखना, जब डाइल्यूशन करेंगे, पानी मिलाएंगे, डाइल्यूशन का मतलब समझ लो पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। कोरेलाइट लॉ इतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का डेल्टा M निकाल दोगे। चलिए लास्ट चैप्टर आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। पूरी आप 40 मिनट के अंदर, 20 मिनट मैंने बोला था, लेकिन पूरी केमिस्ट्री के बहुत डिटेल में मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज कराए हैं, तो टाइम 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है। फटाफट से कंप्लीट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। pH अगर आपको निकालने के लिए पूछा है तो क्या करोगे? लॉग ले लोगे H+ का, तो आपके pH आ जाएगा।
सॉल्युबिलिटी वही जो मैंने अभी बताया। कभी कभी बच्चों को क्या पूछता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ऑर्डर पूछ लेता है। तो अगर वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ऑर्डर पूछता है ना, तो याद रखना सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, उससे कम होती है स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस की, या स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड की, और सबसे कम तो मैडम वीक एसिड एंड वीक बेस की होती है। ठीक है, पीएच के अलग अलग फॉर्मूला है। अगर स्ट्रॉन्ग वाला है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच 7 होती है। बिना आंख बंद करे टिक कर देना। अगर एक चीज़ वो पूछ ले वीक, मान लो उसने वीक बेस पूछ लिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना 7 माइनस हाफ PKV माइनस हाफ log 10 बेस सी। और अगर वो वीक एसिड दिया हो, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, इसमें अगर आपको पूछेगा ना तो इसमें से पूछेगा, या तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछेगा या फिर ये पूछेगा। ठीक है, और अगर आपको मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, वीक बेस दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा देना। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। और अगर मान लो दोनों ही उसने वीक दे दिए हैं, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाना 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKV। तो यहाँ आपकी पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज होते हैं। ठीक है, आपने मात्र 40 मिनट के अंदर पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को रिवाइज कर दिया है, और मैंने इस तरीके से भी बताया है कि कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे कैसे आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। तो आप लोगों को हेल्प मिली होगी इससे। ठीक है, तो कल आपका एग्जाम है, अच्छी तरह एग्जाम देना। एक बार इस फॉर्मूले को आप रिवाइज कर लेना, और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल पर मैं आपको एक लिंक दे दूँगी, उस पर मैं इसकी PDF चेंज कर लूँगी। तो अगर किसका मॉर्निंग शिफ्ट में तो वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन रात को सोने से पहले ना एक बार ये रिवाइज कर लेना। इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है, गारंटी देकर जा रही हूँ ऑन यूट्यूब पर, गारंटी है इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। और जो मैंने बोला है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मोलैरिटी का एक बार रिवाइज करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। जो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो आपको रिलेशन बताया ना, Kp इजिकल टू KC/RT की पावर डेल्टा Ng, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में से आपसे क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, मोल्स में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, मास परसेंटेज में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन याद रखना मोलैरिटी और मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख लो। ठीक है, अभी लिख लो जहाँ पे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आपने मात्र 42 मिनट्स के अंदर आपने पूरी केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। मज़ा आ गया। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप पासलिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और एक प्यारा सा हार्ट दे जाना कमेंट के अंदर अगर सच में आपको समझ में आया है तो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।